नमस्कार दोस्तों। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत में विपक्ष और विपक्ष के नेताओं की भूमिका, कि उनकी क्या भूमिका है हमारे देश में और संसद में। हम आगे की बात, ज़्यादा पीछे की बात तो नहीं करेंगे। हम लगभग 4 दशक और उससे ज़्यादा की बात करेंगे कि 4 दशक में भारतीय विपक्ष की क्या भूमिका रही और विपक्षी नेताओं की क्या भूमिका रही, और सत्ता पक्ष उसमें किस तरह अपनी भूमिका को निभाता भी रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बात कह दूं कि ये प्रोग्राम आप तभी पूरी तरह से समझ पाएंगे जब आप इसे पूरा देखेंगे। अब मैं शुरू करता हूं। मैं बात करता हूं 1986 की। राजीव गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विपक्षी नेताओं का एक डेलीगेशन भेजने का निर्णय लिया न्यूयॉर्क में। उस डेलीगेशन में जो सदस्य की सूची थी वो राजीव गांधी के पास पहुंची। राजीव गांधी ने उस सूची को देखा और कहा कि इसमें अटल जी का नाम नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि अटल जी बहुत वाक़ईपटु हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे जानकार हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। तो उन्हें उनका नाम न देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने निजी सचिव जॉर्ज विशेंट को बुलाया और कहा कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर, मैंने बात की थी तो बताया गया कि वो किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और इस वजह से वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या उनका इलाज नहीं चल रहा, क्या इलाज नहीं करवाया? उन्होंने कहा सर, जो इलाज होता है वो भारत में नहीं होता अभी हाल फिलहाल, और उसका इलाज सिर्फ अमेरिका में ही होता है। तो राजीव गांधी ने कहा कि ये बात मुझे मेरे संज्ञान में आनी चाहिए थी। तो उन्होंने बोला कि अटल जी नहीं चाहते थे कि ये बात ज़्यादा पता चले लोगों को, क्योंकि वैसे भी अटल जी की विशेष भूमिका रही कि वो कम ही बोलते थे अपने बारे में और अपनी निजी परेशानियों के बारे में। लगभग सभी जानते हैं कि वो निशब्द हो जाया करते थे अपनी परेशानियों और समस्याओं के बारे में, मौन रख लेते थे। तो उन्होंने कहा कि अटल जी इलाज के लिए अमेरिका क्यों नहीं गए? तो बोले, तो जॉर्ज विशेंट ने कहा कि कुछ आर्थिक परिस्थितियां हैं जो अटल जी इलाज के लिए वहाँ नहीं जा पाए। तो राजीव गांधी ने कहा कि इसमें अटल जी का आप नाम डालें और अटल जी से मेरी बात कराएं। और जॉर्ज विशेंट ने व्यवस्था की, अटल जी से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा, अटल जी आपने बताया नहीं, अब आपका नाम भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल है और आप वहाँ जाइए। और ये नियम है कि जो भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश जाता है या कहीं बीमार हो जाता है या बीमार रहता है तो उसको इलाज करने की सुविधा या पात्रता रहती है। तो उन्होंने कहा, आप अमेरिका में जाइए, भारत का पक्ष भी रखिए और अपने इलाज कराइए। और अटल बिहारी वाजपेयी उस प्रतिनिधिमंडल में गए यूएन में और उन्होंने अपना पक्ष रखा, भूमिका निभाई और उसके बाद उनका इलाज हुआ। तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल तो वापस आ गया, लेकिन अटल जी वहीं रहे, इलाज कराते रहे। जब उनका पूरा इलाज हो गया तब वो भारत आए और उन्होंने राजीव गांधी को धन्यवाद दिया कि आपने हमारे प्रति इतनी सद्भावना रखी। राजीव गांधी ने कहा कि ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, आप जैसे नेता के लिए ये करना किसी देश के लिए बहुत छोटी बात है, आप तो बहुत बड़े हैं। इसी तरह एक घटनाक्रम आता है मालदीव का। जब मालदीव में विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, शायद 3 नवंबर 1988 की बात है, तो रातों रात भारत को उसमें एक्शन लेना था, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं था। एक छोटा देश है और पूरी तरह से उन्होंने घेर लिया था उसको। उस समय भारत से जो वहाँ के राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम, उन्होंने भारत को संदेश भेजा कि आप हमारी रक्षा करें, वहाँ सेना भेजे। तो राजीव गांधी बहुत बहुमत में थे, 415 सीटों का बहुमत, राज्यसभा में पूरा बहुमत। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रातों रात विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी शामिल हुए थे। आडवाणी जी, अटल जी, जितने भी नेता थे सब उस बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने उससे राय ली कि क्या भारत को क्या करना चाहिए। तो सभी ने कहा कि भारत को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और आप सरकार में हैं, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। उसी तरह 1987 में जब पाकिस्तान और भारत बिल्कुल युद्ध की कगार पर पहुंच गए और दोनों सेनाएं सामने खड़ी हो गई और युद्ध इतना निकट पहुंच गया था कि सिर्फ एक गोली चलने की देर थी, तब भी राजीव गांधी ने सारे विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई थी और कहा था कि आप बताइए क्या करना है, इसमें क्या भूमिका है। सभी ने कहा जो भारत अपनी भूमिका निभाता आ रहा है या जो भारत की विदेश नीति है उसी के अनुसार भारत को चलना चाहिए, हमारा पूरा समर्थन है। राजीव गांधी ने
जब चीन से विवाद हुआ, ये 1986 की बात है, तब भी राजीव गांधी ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई थी और उनसे पूछा था। तब विपक्षी नेताओं ने कहा था कि अगर हमारा संवाद से काम चल जाए और कोई युद्ध न लड़ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, और राजीव गांधी ने वैसा ही किया। 1988 में उन्होंने चीन की यात्रा की और भारत और चीन के जो संबंध है उन्हें मधुर बनाने की कोशिश की। तो ये राजीव गांधी के कार्यकाल की घटनाएं हैं कि विपक्ष कुछ न होते हुए भी कितना महत्वपूर्ण था। विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं थी। 1985 से लेकर 1989 तक कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी वो विपक्ष को कितना महत्व देते थे। उसी तरह जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, तब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में एक रेजोल्यूशन लाया कि कश्मीर के ऊपर जनमत संग्रह होना चाहिए, और जो रेजोल्यूशन था कि वहाँ पर मतदान हो, वहाँ मतदान के द्वारा निर्णय ले कश्मीर कहाँ रहना है, और कश्मीर के ऊपर ये प्रस्ताव रखा और पाकिस्तान ने काफ़ी देशों का समर्थन हासिल कर लिया था। तब बहुत विकट स्थिति थी, शायद उतनी आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन उस समय बहुत विकट स्थिति थी, क्योंकि काफ़ी मुस्लिम देशों ने भी और देशों ने भी जो भारत का समर्थन करते आ रहे थे, और उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में अपना रेजोल्यूशन दे दिया था कि हम आपका समर्थन करेंगे। नरसिंह राव के सामने विकट स्थिति थी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि आप भारत का पक्ष रखिए। अमूमन होता यह है कि जब भी कोई प्रतिनिधिमंडल कहीं जाता है तो उसमें सत्ता पक्ष का व्यक्ति, सांसद या मंत्री, वहाँ का चेयरमैन होता है, उस प्रतिनिधिमंडल का चेयरपर्सन होता है। लेकिन नरसिंह राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को चेयरपर्सन बनाया और साथ में फारूक अब्दुल्ला को भी उसमें उन्होंने शामिल किया। उस तरह से काफ़ी लोग उस प्रतिनिधिमंडल में गए, और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने कौशल और अपनी जितना ज्ञान था उनका भारत के प्रति और विदेशी नीति के प्रति, क्योंकि वो विदेश नीति के सिद्धस्त माने जाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। 77 में भी उन्होंने बताया था कि वो कितने जानकार है विदेश नीति के। और जब अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ गए तो उन्होंने तर्कों के साथ अपनी बात रखी और वो रेजोल्यूशन खारिज हुआ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, जो शायद ही किसी को पता हो, अब इतनी चर्चा नहीं होती, शायद पता भी नहीं होगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बात खत्म कर ली तो फारूक अब्दुल्ला को बोलने का मौका मिला, और फारूक अब्दुल्ला ने बात कही थी वहाँ खड़े होकर। आप सब ध्यान से सुनिए इस बात को। उन्होंने कहा था कि अगर जितने भी पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, अगर एक भी मेरे से कश्मीर में बात करके बात दिखा दे तो मैं आज ही कश्मीर पर अपना दावा वापस ले लूंगा, उस पर कोई दावा नहीं करूंगा। कोई भी पाकिस्तानी सदस्य उस पर नहीं बोल पाया। पूरा जो हाल था वो सन्नाटा छा गया था उसके अंदर, क्योंकि किसी पाकिस्तानी जो प्रतिनिधिमंडल था उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तब फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, जो वहाँ की भाषा नहीं जानता वो वहाँ की बात कर रहा है, वो लेना चाह रहा है जबकि वो भाषा ही नहीं जानता। ये बहुत बड़ा तर्क था फारूक अब्दुल्ला का, और ये एक प्रकार से कहना चाहिए कि ये बहुत काम आया था भारत के उस समय पे। और वो रेजोल्यूशन खारिज हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी विजेता बन के भारत आए थे, और उनका एक विजेता की तरह स्वागत किया गया था जब वो वापस भारत आए थे। इसी तरह एक घटनाक्रम और घटता है, जब संसद में हमला हुआ 26/11 जिसे कहा जाता है 2008 को, तो वहाँ पर उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को वक्तव्य देना था, और जब उस जिस समय यह हमला हुआ तो सोनिया गांधी अपने घर गई थी और घर से वो वापस आ रही थी संसद के लिए। तो जैसे ही उनके पास खबर पहुंची कि संसद में हमला हुआ तो उन्होंने पहला फ़ोन अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था कि अटल जी आप ठीक है ना, कैसे हैं, जरा बताइए मुझे, मैं बहुत चिंतित हूँ। अटल जी ने कहा मैं सुरक्षित हूँ, आप अपनी चिंता करिए, आप अपनी सुरक्षा देखिए, मैं ठीक हूँ। और वहाँ पर दोनों की यह वार्तालाप हुआ और ये बहुत प्रसारित भी हुआ था और लोगों ने इसकी बहुत सराहना की थी, और सारे विपक्षी लोगों ने माना था कि जो उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे, संसद के अंदर जो सांसदों की जान बची थी उसमें उपराष्ट्रपति के जो अंगरक्षक थे उनकी बड़ी भूमिका थी। सबने माना था, पूरे विपक्षी और सत्ता ने, कि जो उपराष्ट्रपति के साथ अंगरक्षक आए थे उन्होंने उन उग्रवादियों को, उन आतंकवादियों को संसद के जो सेंट्रल हॉल है वहाँ प्रवेश नहीं करने दिया था। इसकी बहुत सबने तारीफ की थी। ये एक विपक्षी भावना थी,
सत्ता पक्ष की भावना थी, एक समन्वय था जो भारतीय राजनीति में बार बार आ जाता था सामने। ये विगत 40 वर्षों में भारत का विपक्ष और सत्ताधारी दल का समन्वय बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई शक नहीं। जब भी विदेश नीति आती थी तो ऐसा लगता था कि पूरा देश एक है, कहीं कोई विरोध नहीं, कोई किसी तरह का विवाद नहीं। ये विदेश नीति बहुत भारत सशक्त होती थी भारत की। लेकिन अभी वर्तमान में देखने में आया कि विपक्ष सत्ता पक्ष का गृह मंत्री जैसा बड़ा नेता जब विपक्ष के बारे में कहने लगे कि हमें इन्हें समाप्त करना है, देश को विपक्ष से मुक्त करना है, कांग्रेस को से मुक्त करना है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि सत्ता पक्ष का देश विपक्ष के प्रति क्या भावना होगी, वो क्या सोचता होगा विपक्ष के प्रति वो सत्ता पक्ष। अभी आपके हाल में ले लीजिए कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 23 माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, तो भारत ने उसमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हमारा अधिकार था ये उनसे इस बदला लेने का, प्रतिक्रिया व्यक्त करने का। तो उसमें विपक्षों ने कहा कि ठीक है, आप साथ में हैं, हम बाद में बात करेंगे, अभी आपको जो करना है आप करिए। और विपक्ष ने पूरी तरीके से सरकार का सहयोग किया। लेकिन जब ये ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ, मतलब रोका गया, समाप्त तो आज भी नहीं माना जाता, उसे कहा जाता कि वो चालू है। जब जब कोई टेररिस्ट अटैक होगा या कोई घटनाक्रम होगी तो युद्ध में जाएगा, वो चालू है। लेकिन जब वो स्थगित हुआ और भारत ने अपना जो मकाम था हासिल किया, जो चाहता था करना, आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करना, वो उन्होंने हासिल कर लिया। तब भारत ने भी अपने प्रतिनिधिमंडल विदेशों में अपनी बात रखने के लिए, अपना देश का पक्ष रखने के लिए भेजा। तो ये बात देखने में आई कि उन्होंने ना तो विपक्षी दलों से राय ली कि आपका कौन सा सदस्य हम भेजना चाहते हैं, आप उसकी अनुमति दीजिए। सरकार ने अपने नाम से नाम तय किए और उनमें जोड़ लिए। ना उसमें विपक्षी मुख्य नेताओं को पूछा गया कि आपके दल के किस व्यक्ति को भेजना है, कौन आपका व्यक्ति जाना चाहता है। सीधे सीधे अपने नाम लिखे और उन्हें भेज दिया। यानी विपक्षी नेताओं को ये बताया कि हम आपके प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जिनका चुनाव किया, उन नेताओं ने भी ये नहीं कहा कि आप हमारे दल से सहमति ले लीजिए, हमारी पार्टी के नेताओं से सहमति ले लीजिए। उन्होंने भी इस अनुशासन का जो एक होता है कि नैतिक मूल्य होते हैं, उनका पालन नहीं किया। और फिर बाद में देखने में आया कि वो सत्ता पक्ष की भाषा बोलने लगे और जो जिस दल से वो गए थे उसी दल के खिलाफ वो बोलने लगे। ये जो जिस तरीके का वर्तमान में विपक्षी नेताओं के साथ विशेषकर विदेश नीति में व्यवहार किया जा रहा है या जो हो रहा है, वो ठीक है, ये गलत है, ये मैं नहीं कह सकता। सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन खुद सोचना चाहिए कि जब वाकई ठीक हो रहा है, आप विपक्षी नेताओं के जो शीर्ष नेता हैं उनको आप एक प्रकार से कहना, भाषा में कहूँ, भारतीय भाषा में, कि एक प्रकार से उनको लज्जित करना है, उस दल को लज्जित करना है। तो इस तरीके का जो आज वातावरण बना है, ये देश के लिए ठीक तो नहीं है, किसी भी दशा में ठीक नहीं है। लेकिन एक बार जरूर कहूँगा कि भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। एक विपक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष की विदेश नीति पर एक राय पूरे विश्व को प्रभावित करती है। भारत अपना अभी तक डंका इसलिए पीटता रहा विदेश नीति में कि वो जानता था कि विदेश नीति में सब एक है, कोई भी अलग नहीं है। लेकिन आप भाषणों में कहें कि हम सब एक हैं, 140 करोड़ लोग एक हैं, लेकिन उन कार्यकलाप कुछ अलग दिखें, तो कोई भी इतना मूर्ख नहीं है, ना कोई देश इतना मूर्ख है कि वो इस बात को न समझ पाए। जो कह रहे हैं वो धरातल पे वास्तविकता पर दिखनी भी चाहिए, और यही जो दिखती है तो फिर यही चीज देश की मजबूती बनती है। तो उम्मीद करते हैं कि शासन और विपक्ष दोनों मिलके
कम से कम विदेश नीति के बारे में एक राय जरूर बनाएं, क्योंकि ये वर्तमान संक्रमण काल चल रहा है। कब कहाँ क्या हो जाए, क्या युद्ध हो जाए, क्या आर्थिक प्रतिबंध लग जाए, क्या कब कुछ हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान में ऐसा संक्रमण काल है कि निचले सत्ता पक्ष और विपक्ष को विदेश नीति पर एक होना बहुत जरूरी है। भले ही हम देश की अंदरूनी मुद्दों पर लड़ते रहें, जरूरी भी है, लेकिन विदेश नीति एक ही होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बताएं। हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाते रहें। धन्यवाद।